नमस्ते आप सभी को। मकर संक्रांति की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल का नया पहला त्यौहार है, तो आप लोग खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ मनाइए अपना त्यौहार और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में एक कहानी दी हुई है और कहानी का नाम है वापसी। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा है। तो इस पाठ का सबसे पहले हम सारांश देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपको पाठ का सारांश पढ़ने में ही जो पूरा इसका अर्थ है कहानी का वो आप समझ जाएंगे। पाठ का सारांश के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि वर्तमान जीवन की विसंगतियों और विशृंखलाओं का चित्रण करने में सिद्धहस्त लेखिका उषा प्रेमवदा ने प्रस्तुत कहानी वापसी में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। वापसी लेखिका की सुप्रसिद्ध रचना है। देखिए तो इस कहानी में क्या दिया गया है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव की कि किस प्रकार से एक सामान्य वर्ग का जो परिवार है उसमें बिखराव या अलगाव की स्थिति बनती है। इस कहानी में इसका पूरा चित्रण उषा प्रेमवदा जी ने दिया है। तो हम देख लेते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि गजाधर बाबू जो हैं ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो क्या करते हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं। वह अपने परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले रहते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा के कारण परिवार शहर में रहता है जहां उनका अपना मकान है। वह जीवन के 35 वर्ष अकेले ही इस आशा में व्यतीत कर देते हैं कि सेवानिवृत्त होने पर उन्हें परिवार की संगति मिलेगी। इसके उलट वह परिवार के मध्य स्वयं को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करते हैं। जब गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते रहे तो वो इसी उम्मीद में रहे कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अपने घर में रहूँगा। जबकि ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। जब वो रिटायर्ड हुए और अपने घर गए तो कहीं ना कहीं वह अपने बेटे और बहुओं के तथा अपनी पत्नी के ही उपेक्षा का कारण बने और उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें उनके परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं। स्वयं उनकी पत्नी भी उनके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं कर रही हैं। उनका व्यवहार पत्नी का व्यवहार कहीं ना कहीं दुराभाव का व्यवहार था। इस बात को कि वो परिवार में उपेक्षित एवं अपमानित अनुभव कर रहे हैं। परिवार में कोई उनका कहना नहीं मानता। बड़ा बेटा पिताजी के बीच में बोलने पर ताने देता है तो बेटी बसंती टोकने पर रूठ जाती है। बहू घर का काम करना ही नहीं चाहती। पत्नी घर की शिकायतें तो करती है पर उन शिकायतों में आत्मीयता नहीं होती है और ना ही निवारण हेतु सलाह ही ली जाती है। बड़ा बेटा अमर अपनी पत्नी के साथ अलग गृहस्थी बसाना चाहता है। उनके आने से पूर्व संपूर्ण परिवार पर अमर की ही आज्ञा चलती थी। यानी कि जो उनका बेटा था तो बेटा ही पूरा घर का बड़ा और उसकी बात को सभी लोग मानते थे, उसकी आज्ञा चलती थी। बैठक में पिता का बैठना उसे पसंद नहीं है। इस स्थिति में गजाधर बाबू को अपना जीवन एक खोई निधि सा प्रतीत होता है। वह अपने ही घर में स्वयं को एक परदेसी के समान महसूस करने लगते हैं। इन परिस्थितियों के मध्य गजाधर बाबू को सेठ रामजीमल की चीनी की मिल में कार्य करने का प्रस्ताव मिला, जिसे वह बिना सोचे समझे स्वीकार कर जाने को तैयार हो जाते हैं। परिवार भी उनकी जाने की तैयारी में लग जाता है और उन्हें विदा करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये जो है पाठ का सारांश है कि किस प्रकार से जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजाधर बाबू की वापसी पर घर का व्यवहार, घर के लोगों का जो है उनका व्यवहार किस प्रकार से उनके प्रति रहा और उस व्यवहार में भी उन्हें क्या अनुभव हुआ, इस कहानी में यह
बड़ी ही मार्मिक रूप से बताया गया है। तो ये पाठ का सारांश हुआ। अब इसके हमें प्रश्नोत्तर देखने हैं। तो प्रश्नोत्तर में हमें सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं। तो आज हम पाठ का सारांश और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही पढ़ेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी गाइड के से ही सीधे दिए जा रहे हैं। परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। पहला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? तो इसका हमें सही उत्तर क्या लिखना है? रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। दूसरा प्रश्न है, परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? तो इसका उत्तर है, पहले दिन बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तत्पश्चात पत्नी की कोठरी भंडार गृह में उनकी चारपाई डाल दी गई। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए? तो इसका सही उत्तर है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में अपने परिवार की बेहतरी तथा बच्चों की उच्च शिक्षा की आस में परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले 35 वर्षों की लंबी अवधि व्यतीत की। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या है? तो इसका सही उत्तर है, पटरी पर रेल के पहियों की खटखट गजाधर बाबू के लिए किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह ही था। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषताएं थी। नंबर 1 है, वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। दूसरा है, वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। तो क्या है इसका मतलब? स्नेही व्यक्ति यानी कि वो बड़े ही स्वभाव के अच्छे और प्रेम पूर्वक रहने वाले व्यक्ति थे तथा परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद का मतलब होता है मन की खुशी, प्रसन्नता या घर परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक हंसना बोलना, ये उनके स्वभाव की इच्छा थी मतलब। तो इनकी 2 विशेषताएं हुई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? सभी के नाम लिखिए। ये हमें ज़रूरी हो जाता है कि कहानी में पात्रों के प्रमुख नाम क्या क्या हैं। तो एक तो प्रमुख पात्र हुए गजाधर बाबू, जो घर के बड़े थे, मुखिया थे। इसका हमें उत्तर लिखना है, गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा नरेंद्र, बड़ी बेटी कांति और छोटी बेटी बसंती। इसके अलावा उनकी पत्नी है और गजाधर बाबू स्वयं। ठीक है, तो ये हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न और पाठ का सारांश। आप इसको पढ़िए, क्योंकि देखो अधिकांशतः अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद करिए। अगले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पाठ में जो अन्य प्रश्नोत्तर रहते हैं, जैसे रसछंद अलंकार से संबंधित है, उपसर्ग, विलोम शब्द आदि, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आप किस प्रकार से और वीडियो चाहते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।